नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे PYQ, जो हमारे रीट के PYQ कर रहे हैं हम। तो रीट के PYQ के अंदर कल की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको लेवल 2 का लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज 1 करवाई थी। क्या किया था? संस्कृत लैंग्वेज 1 करवाई थी मैंने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लैंग्वेज 2 है। अर्थात किसी विद्यार्थी ने संस्कृत को लैंग्वेज 1 में रखा है, किसी ने लैंग्वेज 2 में, लेकिन आपको PYQ के लिए आपको दोनों ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब लैंग्वेज 2 में कुछ अलग आता है, लैंग्वेज 1 में कुछ अलग आता है। तो यहाँ पर आपको ये भी देख करके ही जाना है, और ये आप एग्ज़ाम में अच्छे से ध्यान रखोगे कि आपने लैंग्वेज चूज़ कौन सी कर रखी है, वो आपके रोल नंबर में आपको मिल जाएगी। तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी, जैसे अभी CTET का ऑफलाइन एग्ज़ाम होने लगा था, तो उसके चक्कर में बहुत से विद्यार्थियों की मेरे पास कमेंट आई थी कि मैम हमने ये गलती कर दी कि हमने लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 1 में ही हमने संस्कृत कर दी। तो ये जो है ये आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी भरी है तो आप हिंदी कीजिए, और 2 में फिर आप SKT कीजिए अर्थात संस्कृत, और अगर आपने लेवल 1 में संस्कृत की है तो आप संस्कृत ही कीजिए, और लैंग्वेज 2 में आप हिंदी कीजिए। ये आपको अगर नहीं समझ में आता है कैसे करना है तो या मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको जो है अलग से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये गलती कर देते हो तो आपके 30 के 30 नंबर माइनस में चले जाएंगे। 30 नंबर आपके माइनस में चले जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही नुकसानदायक आपके लिए होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें एक एक नंबर की वैल्यू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने PYQ सीरीज़ को। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा कि 73 इमाम संख्याम संस्कृतेन लिखत। तो इस संख्या को हमें संस्कृत में लिखना है। तो ये जो 73 है इसको हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन त्रिसप्तति ही सही मानेंगे। क्या है? त्रिसप्तति सही है, लेकिन इसका वैकल्पिक रूप अगर हमें साथ में दिया होता, जैसे ये अधिकतर एस्टेट के एग्ज़ाम में होते हैं ऐसे कि A या B या B या D ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें यही चूज़ करना है। हो सकता है कि कल को अगर एग्ज़ाम हो तो उसमें ये दे दिया जाए त्रय है सप्तति, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्या है? त्रय सप्तति, ये भी बिल्कुल सही है, और ये भी सही है। तो यहाँ पर त्रय सप्तति ऑप्शन में नहीं था। आपको विसर्ग का, हलंत का संस्कृत के अंदर विशेष ध्यान रखना है। जो संस्कृत के विद्यार्थी है वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो हिंदी के हैं और उन्होंने संस्कृत भी भर रखी है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान रख करके जाइएगा, क्योंकि ये भी छोटी छोटी चीज़ें ही संस्कृत के अंदर गलती करवा देती है। इसके बाद है कि 6:10 को संस्कृत के अंदर क्या कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, जो हमारा सवा होता है उसको हम सपाद बोलते हैं, सपाद, और जो हमारा आधा होता है उसको हम बोलते हैं सार्थ। ये हो गया हमारा सवा, ये हमारा आधा, जैसे हम बोल देते हैं आधा घंटा या 2:30, तो उसको भी हम आधे में ही गिनेंगे। और एक होता है पौना, जिसको हम क्या बोलते हैं? पादोन। संस्कृत में क्या बोलते हैं? पादोन। इसको हम पौना बोलते हैं। पौना घंटा मतलब 6:45 हो गया, पौना बोल लीजिए या 6:45, वो आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने लिखा है 7:45, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 7:45 को इसको हम बोलेंगे
पादोन अष्टवादनम, क्या बोलेंगे? पादोन अष्टवादनम, अर्थात इसमें क्या है, पादोन का अर्थ होता है पौना और अष्टवादनम पौने 8। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं ना, जब 7:45 का समय होता है तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि पौने 8 हो गया है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही बोलना है पादोन अष्टवादनम। इसी प्रकार से अगर बोला जाए कि 6:10 है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 अधिक षड्वादनम, ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 अधिक षड्वादनम, कि 6 में 10 अधिक हो गए हैं। 10 अधिक पंचवादनम क्या होता है? ये होता है हमारा 5:10। क्या होता है? 5:10। सपाद षड्वादनम कितना होता है? 6:15। और शार्द षड्वादनम कितना होता है? 6:30। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। माहेश्वर सूत्रेषु घस प्रत्याहारे वर्णः भवन्ति। तो सबसे पहले तो आपको माहेश्वर सूत्र ही आने चाहिए। कुल हमारे संस्कृत में 14 माहेश्वर सूत्र है, ये आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे हमारे हिंदी में संस्कृत में वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ य च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण, इस प्रकार से ही 14 माहेश्वर सूत्र इसके अंदर वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई ऊण रील ऋक ए ओंग ऐ औच हयवर्ट लण यम गणनम जबय गढ़ दस जब गढ़ दस खफ छटत चटत कपय शशर हल। तो इस प्रकार से ही हमारे टोटल 14 माहेश्वर सूत्र हो जाते हैं। इनको आपको अच्छे से याद करना है। जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं वो सर्च भी कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर आपको एस्टेट में मैंने एस्टेट की जो व्याकरण करवाई है पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने ये माहेश्वर सूत्र अच्छे से करवाए हैं, तो वहाँ पर देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर घस प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्रों से ही टोटल 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने प्रत्याहार? 42। कभी कभी 43 भी हो जाते हैं, लेकिन मान्य यही माना जाता है। तो 42 प्रत्याहार किनसे बनते हैं? 14 माहेश्वर सूत्रों से। तो उन्हीं में से एक है हमारा घस प्रत्याहार। क्या है? घस प्रत्याहार। तो यहाँ पर घस के अंदर हमारा क्या क्या आता है? घस के अंदर हमारा आता है ग ढ ध, ये आएगा हमारा। इस प्रकार से होता है ये जबय गढ़ दस, इस प्रकार से होता है। पहले जबय आता है, उसके बाद नीचे वाले में ग ध द और स। तो यहाँ पर ये ग वाला और ये स वाला उठा करके प्रत्याहार बना दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बार इसको साइड में ही रख दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ग ड ध श, तो यहाँ पर क्या है? पहले अक्षर को उठा करके और दूसरे अक्षर को मिला करके ही क्या किया जाता है? प्रत्याहार बनाए जाते हैं। ऐसा सभी में नहीं होता है। जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, नहीं जानते हैं वो कृपया करके क्लास को देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को बताऊँगी तो वो ज़्यादा डीपली हो जाएगा। और ये जो है माहेश्वर सूत्र हर जगह आपको काम आएंगे ही आएंगे। मैं खेलकर समय नष्ट नहीं करूँगा, इत्यस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवादम कुरुतः। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा संस्कृत अनुवाद? मैं खेलकर समय नष्ट नहीं करूँगा, तो यहाँ पर संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? अहम क्रीडित्वा सम्यम न क्षयामि, नष्ट को इसी के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि मैं खेल करके समय को नष्ट नहीं करूँगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन की एनालिसिस कैसे करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास है एकदा राजा दिलीप है यज्ञम कर्तुम एकम अश्वम। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये जो मैं है, मैं के बाद मैं ही आ रहा है, अर्थात व्यंजन आ रहा है। तो ये मैं जो है अनुस्वार में बदलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो ये छोटी सी गलती की वजह से ये पूरा वाक्य कट गया। इसके बाद है एकदा राजा दिलीप है, तो यहाँ पर यज्ञ कर्तुम एकम
अश्वम मुंचति, ये भी नहीं होगा। इसके बाद है एक समय राजा दिलीप यज्ञ कर्तुम एकमस, ये भी नहीं होगा। ये होगा हमारा सही ऑप्शन, एकदा राजा दिलीप है। यज्ञम कर्तुम, यज्ञ कर्तुम अर्थात करने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं तुमुन प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, के लिए। क्या है, के लिए। तो कर्तुम शब्द में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। एकम, एक अश्वम, अश्व को मुमोच छोड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। फिर है य इत्यस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। य इत्यस्य अर्थात यह वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो इसका उच्चारण स्थान है हमारा इचू यशानाम तालु। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है तालु। ई का चवर्ग का और ये का तालु कंठ स्थान या उच्चारण स्थान कह सकते हैं, कंठ स्थान नहीं सॉरी उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पर तालु हो जाएगा। ईश्वर है सर्वान रक्षति इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत है। तो ये हमारा किस में है, ये हमारा कर्तृवाच्य में है, इसको हमें कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले रक्षति शब्द को हम क्या बना देंगे, रक्षन्ते बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर शर्वान जो है ये बहुवचन है, तो यहाँ पर सर्वे भी बहुवचन हो जाएगा। ईश्वर है का ईश्वरेण हो जाएगा। जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा कर्ता होता है उसमें तृतीया लग जाएगी, और जो कर्म होता है उसमें क्या हो जाएगा, कर्म में प्रथमा, और रक्षति का जो है हमारा धातु बन जाएगी आत्मनेपद में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईश्वरेण सर्वे रक्षन्ते, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि ईश्वर के द्वारा सभी की रक्षा की जाती है। मया चंद्र है पश्यते, मेरे द्वारा चंद्रमा देखा जाता है। तो यहाँ पर इसको हमें वाक्य को शुद्ध करना है, तो यहाँ पर पश्यते नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मया चंद्र है दृश्यते। जब भी आप यहाँ पर पश्यते शब्द दिया हुआ हो या फिर पश्यति दिया हुआ हो, पश्यति मतलब पश्य धातु से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी दिया हो और बोला गया हो कि जो है वाक्य को कर्म वाच्य में या मतलब इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए, तो आप हमेशा याद रखिएगा वाच्य परिवर्तन करते समय पश्यते कभी भी नहीं आएगा, दृश्यते ही आएगा। मम न रोचते ते वाक्यम इत्यत्र वाक्यम संशोधयत, मम न रोचते ते वाक्यम, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मह्यम न रोचते, क्योंकि रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है जो कि मह्यम में ही है। बाकी मम षष्ठी का है, मया तृतीया का है, मया तृतीया का है, चतुर्थी ही आएगा। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, क्या है, उदार चरितों का जो मतलब जिसका चरित्र जो है उदार है, उसके लिए जो पूरी पृथ्वी है वही क्या है, कुटुंब के समान है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ये एक सुक्ति है, तो आपको ये सुक्ति वगैरह भी थोड़ी सी देख लेनी है, क्योंकि जितने भी PYQ हुए हैं 2012, 15, 18, 21, 22 मतलब इनके अंदर सभी के अंदर 1 या 2 सुक्ति अवश्य आई ही आई है। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांत अनुसारेण प्रारंभिक सत्रे प्रधानता भवति। तो यहाँ पर आपको पजल नहीं होना, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक सत्र मतलब प्राथमिक स्तर पर किसकी प्रधानता होती है, तो मौखिक कार्य की, क्योंकि जो बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के वो मौखिक रूप से ही अधिक सीखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72, या भाषा अध्यापनीय सा स्वाम अध्ययनेन एव बोधनीय। क्या कहा गया है कि जो भाषा पढ़ाई जाती है वह अपने ही रूप में बताई जाती है, बोली जाती है। जैसे अगर मैं आपको संस्कृत लैंग्वेज सिखाऊं तो संस्कृत टू संस्कृत ही हो, संस्कृत टू संस्कृत। अगर मैं आपको हिंदी सिखा रही हूँ तो इसका हिंदी टू हिंदी ही होना चाहिए, हिंदी टू हिंदी ही होना चाहिए।
मतलब इसका वो नहीं होना चाहिए कि आप अनुवाद कर दो। जैसे अभी तो प्रचलन में क्या चलता है कि अगर हम संस्कृत सिखा रहे हैं तो संस्कृत को संस्कृत में न बोल करके हिंदी में बोल करके हम कराते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि है, ये विधि क्या कहती है कि जो भाषा आप सिखा रहे हो उस भाषा को उसी भाषा में ट्रांसलेट करके सिखाओ। मीन्स कि ऐसा ना हो कि अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हो तो इंग्लिश को सिखाते समय आप हिंदी का यूज़ करो, हिंदी का यूज़ नहीं करना। इंग्लिश को सिखा रहे हो तो इंग्लिश को सिखाते समय इंग्लिश का ही यूज़ करना है। कि अगर आप इंग्लिश की एक लाइन सिखा रहे हो तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए इंग्लिश की ही बहुत सारी लाइनें लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि के अंदर ही ऐसा होता है। प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। हर्बर्टीय पंचपदी विधौ सोपानम अस्ति। हर्बर्ट की पंचपदी विधि में सोपान है तो व्याख्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा तुलना सही हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण और प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण, तुलना, ये मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगी। अभी मुझे लास्ट की जो 2 है वो अच्छे से याद नहीं आ रही है। हर्बर्ट की पंचपदी हर बार क्वेश्चन में देखने को मिलती ही मिलती है। कल वाली क्लास में मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगी। वैदिक शिक्षा पद्धतौ अपि दृश्य साधनानां प्रयोगः कथं विहितः। वैदिक शिक्षा पद्धतौ अपि दृश्य साधनों का प्रयोग कैसे, मतलब किस में विहित किया जाता है? तो ये हमारा दृश्य साधनों का प्रयोग तालपत्रेषु विलिखितानां रेखा चित्राणां प्रयोगेण। तो यहाँ पर यही आपको वैदिक शिक्षा पद्धतौ अपि, यहाँ पर हमारा सही प्रयोग हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, क्योंकि पहले बहुत सारे ग्रंथ ही होते थे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन यही हो जाएगा। शैक्षिक भ्रमणम संस्कृत शिक्षणे साधनम अस्ति। शैक्षिक भ्रमण में संस्कृत शिक्षण साधन माना जाता है। तो ये हमारा एक क्रियात्मक अन्य साधन है, ना ही श्रव्य है, ना ही दृश्य, ना ही दृश्य श्रव्य, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो हैं एक्टिव रहते हैं। संदर्भ व्याख्या कथायाः सारादिक लेखनेन संबंधा च प्रश्ना भवन्ति। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कहा क्या गया है, इसका अर्थ क्या है कि जिसका सह संदर्भ अर्थात प्रसंग के साथ हम व्याख्या करते हैं, कथा का सार आदि लिखते हैं, वह कैसे प्रश्न होते हैं? तो वो होते हैं हमारे निबंध। क्योंकि बहुविकल्प में सिर्फ ऑप्शन होते हैं, लघुतरात्मक में सिर्फ एक लाइन या 2 लाइन, या फिर अति लघुतरात्मक में सिर्फ एक ही लाइन। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए निबंधात्मक प्रश्न में ही हम ये सब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पाठ्य पुस्तके संचिता सामग्री भवेत। पाठ्य पुस्तक में संचित सामग्री होती है तो ये होनी चाहिए या होती है। भवेत का मतलब होनी चाहिए, क्योंकि विधिलिंग का रूप है, इसलिए कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक में संचित सामग्री होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए हमारे छात्रों के शारीरिक व मानसिक स्तर के अनुसार। क्या है मतलब कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्तर, ऐसा ना हो कि बच्चा 6th क्लास में और आप उसको 10वीं क्लास की पुस्तक पकड़ा रहे हो पढ़ने के लिए। तो ऐसा इसमें बोला गया है कि बच्चों का मानसिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते। तो ये आप भाषा कौशल बच्चा जानता है, किसको नहीं पता? तो सबसे पहले जो हमारा आएगा वो होगा श्रवण कौशल। प्रश्नानाम उत्तरे अनेके विकल्पाः दीयन्ते। परीक्षार्थी एषु विकल्पेषु साधुत्रम चिनोति। परीक्षाया प्रकारः कः। तो यहाँ पर अनेक विकल्प दिए जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं कहाँ पर दिए जाते हैं? बहुविकल्पक में। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो वो है हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित प्रशिक्षणम, कक्षाया सामूहिक शिक्षणम, बालकस्य न्यूनता परिष्कार्ये शिक्षणम,
निदानात्मक परीक्षण उपरांत, तो यहाँ पर सभी जानते हैं उपचार करने से पहले निदान किया जाता है, किसी भी समस्या की पहचान की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, श्वेत वर्णा इत्यत्र समास कह। तो यहाँ पर समास कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा समास हो जाएगा बहुव्रीहि। कौन सा समास है, बहुव्रीहि। कृत्वा अत्र धातु प्रत्यस्त है, तो यहाँ पर हमारा जो है क्री प्लस त्वा प्रत्यय, क्या है, क्री प्लस त्वा प्रत्यय। मात्रायाम इत्यत्र का विभक्ति, तो यहाँ पर यह हो जाएगी हमारी सप्तमी, क्योंकि मात्रा शब्द एक हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, तो ये हमारा लता की तरह ही चलेगा। तो आपने लता पढ़ा होगा, तो लता में सप्तमी का क्या बनता है, लता याम बनता है। क्या बनता है, लता याम। इसी प्रकार से मात्रायाम बनेगा। उत्पाद्यति इत्यत्र उपसर्गः अस्ति। उत्पाद्यति यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, तो ये होगा हमारा उद उपसर्ग। पा यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और पा नाम का कोई उपसर्ग भी नहीं होता, कहीं आप ये वाला टिक कराओ। प्र प्रा अप सम निस निर दुस दुर वि आंग अधि अपि उत सु अधि परि, इस प्रकार से टोटल हमारे जो है 22 उपसर्ग है। तो यहाँ पर पा नाम का कोई उपसर्ग नहीं आता है, इसलिए ये गलत है, कहीं आप इसको ही टिक कर दो। विश्वनाथ है कुशल कृषक है अपि अस्ति, अस्मिन वाक्य अव्यपदम अस्ति। तो बिल्कुल आसान सा है, इस वाक्य में अव्यपद पूछा है, तो अपि हमारा क्या है, एक अव्यपद है। फिर है सुवर्ण इत्यत्र समास कौन सा है, तो यहाँ पर समास हो जाएगा हमारा सुवर्ण के अंदर हमारा जो समास है वो है तत्पुरुष समास। दृष्ट है इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, दृष्ट है के अंदर तय प्रत्यय होता है। क्या होता है, तय प्रत्यय, दृष्ट प्लस तय। फिर है उपयुक्त श्लोक के छंदस है नाम किम। उपयुक्त अर्थात जो ऊपर अभी श्लोक आया था उसमें छंद कौन सा है, तो यहाँ पर आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर है दूसरे में भी गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर 11 11 ही आ रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर 11 जब संख्या आती है तब कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा उपजाति, एक होता है इंद्र वज्रा, और एक होता है उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण ही क्या होता है, उपजाति होता है। यहाँ पर अब हमने संख्या गिन ली है। अब देखेंगे कि पहला जो हमारा अक्षर आ रहा है वो आ रहा है हमारा लघु, और दूसरा जो है वो हमारा आ रहा है गुरु। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये लघु लघु होता तो ये हमारा उपेंद्र वज्रा हो जाता, यहाँ पर ये सभी गुरु गुरु होते तो ये इंद्र वज्रा हो जाता, लेकिन ये दोनों ही नहीं है क्योंकि मिक्सचर आ रहा है। पहला अक्षर यहाँ पर लघु है तो यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु है, यहाँ पर गुरु है तो यहाँ पर लघु है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, उपजाति, इसके अंदर हमारा छंद हो जाएगा। कौन सा छंद है, उपयुक्त श्लोक में उपजाति छंद है। शिलाशु कृष्णाशु न ते ही मृगयाः, क्या है, इत्यत्र विशेषण पदम अस्ति। तो यहाँ पर शिलाशु जो है वो विशेष्य है, तो यहाँ पर कृष्णाशु हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। मरुहु इत्यत्र लिंगम अस्ति, तो यहाँ पर मरुहु के अंदर लिंग कौन सा है, तो ये बिल्कुल आसान सा है, मरुहु के अंदर पुल्लिंग है। क्लास कैसी लगी आप ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि मुझे आगे जो क्लास प्रोवाइड करने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे ये लगता है कि आपको क्लास अच्छी नहीं लगी होगी। चलिए बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर। धन्यवाद।